क्लास 10 के चैप्टर 4 में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं या फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और भी आगे हम लोग समझेंगे। चलिए फिर समझते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उसको अगर हम जीरो के बराबर कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो इसलिए लिखते हैं क्या कि इफ़ पी एक्स इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर पी एक्स कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पी एक्स को अगर ज़ीरो के बराबर कर दे तो ये जो फॉर्म बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में अगर लें तो फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। इसमें क्या है कि इसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर अगर 2 के बराबर है, यानी कि इसका डिग्री 2 के बराबर है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जांपल अगर हो जिसमें x का पावर 3 आ जाए, इसी में अगर पहले अगर x प्लस 3 x का पावर 3 अगर लगा दे प्लस में, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस कारण से ये वैसे स्थिति में वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है। इसलिए हाईएस्ट पावर यानी x का सबसे बड़ा पावर, कोई भी वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 के बराबर अगर है, यानी कि डिग्री 2 के बराबर है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। चलिए फिर आगे समझते हैं इसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि कह रहा है क्या कि ए को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि ए अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर तो इसमें रहेगा ही नहीं, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा 2 मिल नहीं पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहेंगे, इस कारण से इसका जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और कंडीशन क्या होता है कि ए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए कि ए बी और सी तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का मतलब हुआ कि ये तीनों जो है रेशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं, उसी में से कोई होंगे, है ना। तो ये हो गया जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके आगे हम लोग समझेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए कुछ जो है अलजेब्रिकल मेथड होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड बाय फ्लोइंग अलजेब्रिक मेथड्स, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उस मेथड से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इतने सारे मेथड हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके उसमें जो भी वेरिएबल्स दिया हो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर इसको समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल हमने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़े यहाँ पे रफ कर लेंगे। तो इसमें करते क्या है कि इसका x का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसका नोमरिकल वैल्यू देखेंगे तो क्या है, 1 है, और इसमें सबसे लास्ट में क्या है, तो 12 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, और एलसीएम अगर निकाले 12 का तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, इतना आएगा एलसीएम निकालने पे। अब हमको करना क्या है कि इसको दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये 3, 4 और 3 को अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो हमारा मिल जाएगा कितना, 7 मिल जाएगा।
और इसी को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है। तो ये दोनों चीज़ सेटिस्फाइड करना चाहिए। मिडिल टर्म में जो भी नंबर्स हैं वो जोड़ने पर आ जाना चाहिए, और इसी को मल्टीप्लाई करने पे जो भी पहले नंबर था उसके बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये रफ इसलिए किए, ये रफ में लिखना है, ये रफ इसलिए किए कि मिडिल टर्म हमको पता चल पाए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले को जैसे था हमने उतार दिया, एक्स स्क्वायर और 12 को जैसे था वैसे हमने लिख दिया। 7x को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3x, और प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हम फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है, तो x तो दोनों में शामिल है, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे तो x मल्टीप्लाई x था, यानी कि एक्स स्क्वायर था, तो इसमें से x ले लिया हमने, तो x बचेगा। यहाँ से x हटा लेते हैं तो क्या बचेगा, प्लस में 4 बचेगा, 4 लिख लेंगे। और इसमें से कुछ भी कॉमन अगर देखते हैं क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 कॉमन क्यों लेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या थिंक करेंगे कि यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे कि यहाँ पे भी x बचेगा, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें दोनों में देखें, प्लस के पहले और प्लस के बाद में x प्लस 4 कॉमन है, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 4, और x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन लिया हमने, तो प्लस में 3 बचेगा, 3 लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि या तो फर्स्ट वाला बराबर 0 होगा या सेकेंड वाला टर्म बराबर 0 होगा। तो प्लस में 4 माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस में 3 है तो इधर जाके -3 हो जाएगा। इस तरह से x के दो वैल्यू क्या क्या आएंगे, -4 और -3। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है कि जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन को सोल्व किया है हमने, उसी तरह से इसको भी रफ करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखें तो फर्स्ट में क्या है, नोमरिकल वैल्यू 4 है, और लास्ट में क्या है, 9 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 36, और जो भी 36 आया उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा, 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से डिवीज़न होगा, तो क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 जा 18 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पे हमको दो पार्ट में इस तरह बांटना है कि क्या आ जाए, हमारा बीच वाला जो टर्म है 12 आ जाए, और साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। 6 और 6 प्लस करेंगे तो हमारा 12 के बराबर आएगा, है ना, जो कि मिडिल टर्म है उसके बराबर आ जाएगा। और उसके बाद अभी नोमरिकल वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, अभी जो दो नंबर्स आए यहाँ पे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि 36 से जो पहले नंबर हमने लिया था, यहाँ पे जो नंबर आया था उसके बराबर आ गया। इस कारण से हम लोग 6x और 6x का कॉम्बिनेशन करके 12x लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर प्लस 12x को 6x प्लस 6x और प्लस 9 है तो 9 लिख लेंगे इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों 2 से कटेगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे x भी दोनों में कॉमन है, 2x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3 बचेगा। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखें ब्रैकेट में फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें से क्या ऐसा कॉमन लेंगे कि 2x बचेगा, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, यानी कि फर्स्ट में जो ब्रैकेट है वही सेकेंड वाला ब्रैकेट वैसा ही नंबर यहाँ पे लिखते हैं। 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 इसमें भी लिखेंगे। तो इसमें से 3 कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी नंबर आएगा कैसे आएगा, तो इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं कि 3 से इसमें डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, 2 और x 2x आएगा। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 आएगा, इक्वल टू हो गया हमारा 0।
अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दोनों में 2x+3 कॉमन है, ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से 2x+3 हमने हटाया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और इस यहाँ से 2x+3 हमने हटा दिया तो प्लस में 3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या बराबर 0 हो गया, या तो फर्स्ट वाला बराबर 0 होगा और सेकेंड वाला बराबर 0 होगा। तो लिख सकते हैं क्या 2x प्लस में 3 माइनस में 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3 और 2x इक्वल टू -3। तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी क्या हो जाएगा, -3 है, -3 लिख लेंगे, x है, x लिख लिया हमने। 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x के दो वैल्यू क्या क्या आएंगे, -3/2 और -3/2। ये इसके जो है दोनों रूट्स कहलाएंगे, दोनों जीरोस कहलाएंगे। रूट्स या जीरोस दोनों एक ही चीज़ है, जो कि हम लोग जो है अलग अलग नाम से उसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्या कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या है कि इसको समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जैसे कोई एग्जांपल्स हमारे सामने है, ये हमारे सामने एग्जांपल्स ले लिया हमने, तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग ये समझेंगे क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax² + bx + c बराबर 0, तो इसको हम लोग इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो इसको प्रोड्यूस करके अगर आगे बढ़ा करके हम लोग सोल्व करें, यानी कि इस x² के जो कोफिशिएंट है a को हटा दे, एलिमिनेट करके इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c/a इक्वल टू 0, यानी कि रीराइट हमको जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको समझते हैं। जैसे कि 2x² - 5x + 3 = 0 हो गया, तो इसमें a बराबर 2 है, b बराबर -5, c इक्वल टू 3 है। तो बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की सहायता से हम लोग अभी फॉर्मूला जाने इसका, x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ भी a, b और c है उसके जगह पे a, b और c का वैल्यू हम रख लेंगे। तो लिख सकते हैं क्या कि x + b के जगह पे -5 डिवाइडेड बाई 2 × a के जगह पे 2 है, 2 लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस जैसा ये है b/2a वैसा ही यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c/a है तो c के जगह पे 3 है और a के जगह पे 2 है, तो 3/2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x माइनस प्लस माइनस x -5 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो गया, -5/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं, x -5 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस में, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं कि ये जैसे था हमने वैसे लिख दिया, माइनस में 25/16 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 16 और 2 का 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में 25 माइनस 2 से 8 टाइम्स ये कटेगा, तो 8 3 जा 24 लिख लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 16 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर है उधर जाके प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x -5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 16, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 16 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये माइनस में है इधर आके अब प्लस हो गया, और ये जैसे था वैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार दोनों को आपस में प्लस करेंगे और एक बार दोनों को घटाएंगे। तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 1 6 हो गया, और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और एक बार दोनों को घटाएंगे, एलसीएम समान है, एक ही समान है,
तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 4। इसको कैंसिल किया जाए तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये 4 और 4 1 टाइम्स कट गया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया क्या आया, x का वैल्यू 3/2 और दूसरा वैल्यू क्या हुआ इसका 1। तो 3/2 और 1 इसके दोनों क्या हो गए, रूट्स हो जाएंगे, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले जितने भी क्वेश्चन हो इस फॉर्म में हम लोग लिख करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी दो मेथड समझे, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम लोग जो इसका एक और मेथड है उसको हम लोग समझ लेंगे। इसको हम लोग थर्ड वाला जो मेथड है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो थर्ड मेथड होगा इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला वो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दिया रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं ताकि और सब भी क्वेश्चन इस पर सोल्व किए जा सके। तो d का वैल्यू फार्मूला इसका होता है क्या, d = b² - 4ac। अब यहाँ से क्या होगा कि d का वैल्यू तो एक ही टाइप का आएगा नहीं, डिफरेंट आ सकते हैं, प्लस में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं या फिर जीरो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ d का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। यानी d का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता है तो रियल रूट्स होंगे और दोनों जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे एक रूट्स मान लीजिए 1 आ गया, दूसरा रूट्स 3 आ गया, ऐसे x के वैल्यू आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल है। अगर d का वैल्यू जीरो के बराबर आता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, यानी कि रियल रूट्स होंगे और साथ साथ जो दोनों रूट्स आएंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे एक रूट आ गया 2 और दूसरा भी रूट आ गया 2, तो वो आपस में इक्वल रूट हुआ, इसलिए इसको लिखते हैं इक्वल। अगर d का वैल्यू जीरो से छोटा आता है तो नो रियल रूट्स, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि कोई भी वैल्यू अगर d का वैल्यू निगेटिव आता है तो वो जो है नो रियल रूट्स में आएंगे। तो यहाँ पे दो ही टर्म में एग्जिस्ट करेंगे, बाकी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, x = -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a, है ना। इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए इस बेस पे एग्जांपल बना लेते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0 है, तो यहाँ से हमारा a हो जाएगा 3, b = -5, c = 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले d का वैल्यू निकालते हैं, तो b² - 4ac फार्मूला अप्लाई करेंगे। b के जगह पे -5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है, -4 × a के जगह पे क्या है 3 है और c के जगह पे 2 है। तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 25, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 क्या है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी होता है वो जीरो से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग ये थ्योरी समझे हैं उसी के अनुसार तो लिख सकते हैं क्या कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम लोगों ने अभी फार्मूला एक पढ़ा ये वाला, x = -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और तब इसका वैल्यू निकालेंगे। x = हो जाएगा -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। तो लिख सकते हैं माइनस फार्मूला में पहले से था, b के जगह पे क्या आया हमारा -5 है, इसमें से लिख लेंगे -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा +-√d। d का वैल्यू क्या आया 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 2a, 2 × a का वैल्यू क्या आया, इसमें a का वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या -+5 प्लस माइनस प्लस और माइनस है यहाँ पे, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे तो 5 और 1 6 होगा, और माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि एक बार प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, और माइनस करेंगे तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई 6।
तो इसको प्लस करने पे क्या आएगा 6 और डिवाइडेड बाई पहले से 6 है और इसमें माइनस करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 6, इसको कैंसिल करेंगे 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि x के दो वैल्यू आए, x का वैल्यू एक आया 1 और इसका दूसरा वैल्यू क्या आया 2/3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो सोल्व करें, तो इसके लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कहता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के अनुसार जो है आपको सोल्व कीजिए, तो अगर तो उसमें भी क्या करने होंगे, पहले तो डी का वैल्यू निकालना ही है क्योंकि फार्मूला में हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो है डी इंक्लूड है। अब मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हो तो उसमें क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रयोग करें, तो ऐसे स्थिति में डी का वैल्यू निकालेंगे तब उसको सोल्व करेंगे। और अगर नहीं कहता है तो फिर डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले सोल्व किए हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जो है करते हैं, और भी डीपली जब एक्सरसाइज हम लोग इसके बाद बनाएंगे तो समझेंगे।